जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 का विद्रोह और उसके बाद। एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का क्लास 8 का चैप्टर 5 है। इससे पहले के सारी वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा कर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या हुआ, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए, और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। 1857 का जो विद्रोह था, मेरठ से प्रारंभ होकर के पहले सैनिक विद्रोह था और बाद में ये जन विद्रोह हो गया था। पहले सैनिकों ने शुरू किया था और बाद में आम जनमानस भी उनके साथ जुड़ते गए थे। इसी को हम लोग देखेंगे। नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। यानी कि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी, ये चाहे राजा हो, रानी हो, किसान हो, जमींदार हो, आदिवासी हो, सिपाही हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से सभी प्रभावित हुए थे और सभी में कहीं ना कहीं आक्रोश था। हम लोग यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ, कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। जो भारतीय नवाब थे, जो राजा थे, उनकी सत्ता धीरे धीरे छिनने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उनको अपने नियंत्रण में करके धीरे धीरे उनकी सत्ता को छीनने लगी थी और बाद में उनके सारे अधिकार छीन लिए और यहाँ तक उनके शासन, उनके क्षेत्र, उनका राज्य सब कुछ छीन करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। 18वीं सदी के मध्य की बात करें तो समय था लगभग 1750 ईस्वी के आसपास का समय। 18वीं सदी का मध्य का मतलब 1750 के आसपास का समय। इस समय राजाओं और नवाबों की ताकत धीरे धीरे छिनने लगी थी। उनकी सत्ता, राजाओं की सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना तैनात करती थी और उनको समझौते के तहत राजाओं को अपनी सेना रखने से मना कर दिया था। राजा लोग फिर अपनी सेना नहीं रख सकते थे। जो भी समझौते पर हस्ताक्षर कर देता था, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा है, फिर अंग्रेज लोग यहाँ पे उनके राज्य में रेजिडेंट यानी कि अपनी सेना तैनात कर देते थे। स्थानीय शासकों को स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी सेना यानी कि राजाओं की सेना को हटा दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। धीरे धीरे उनके राजस्व वसूली के अधिकार और उनके राज्य धीरे धीरे छीने जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। बहुत सारे स्थानीय शासक जो थे, उन्होंने कंपनी से अपनी रक्षा के हितों की बात भी किया। उदाहरण के लिए जैसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। एक
नियम निकाला था अंग्रेजों ने कि जिनके भी वारिस नहीं है जिस राजा के, वो किसी को गोद लेते हैं या अन्य को फिर राजा नहीं बनाया जाता जाता था। उनके राज्य को फिर अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में मिला लेते थे। इसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई उनसे आग्रह कर रही थी, निवेदन कर रही थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान लें। और दूसरा उदाहरण है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। कंपनी अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के इन आवेदनों को कंपनी ने ठुकरा दिया, इनके आवेदनों को माना नहीं। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध की बात करें तो अवध की रियासत आखिरी रियासतों में से थी जो अंग्रेजों के कब्जे में आई। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1801 ईस्वी में अवध के राजा के साथ एक सहायक संधि की गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। 1801 में तो इनके साथ संधि कर लिया अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ, और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। कैसे लिया? गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से चलाया नहीं जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। गवर्नर जनरल थे उस समय डलहौजी। इन्होंने ऐलान किया कि अवध का शासन ठीक से चलाया नहीं जा रहा है नवाब के द्वारा, इसलिए शासन को ठीक से चलाने के लिए इस पर ब्रिटिश शासन लागू करना जरूरी है। ऐसा आरोप लगा दिया डलहौजी ने अवध के नवाब के ऊपर, और ये आरोप लगाने के साथ साथ कंपनी ने अवध को 1856 ईस्वी में अवध पर कब्जा कर लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को भी खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। इसी के साथ साथ कंपनी ने मुगलों के शासन को भी खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। पहले जो भी सिक्के यहाँ पे चलते थे उस पर मुगल शासक का नाम रहता था। कंपनी ने इन सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया। 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी थे उस समय, तो डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ही ये सब हुआ था। राज्य हड़प नीति या विलय नीति डलहौजी ने ही लागू किया था। तो उस समय गवर्नर थे डलहौजी। 1849 ईस्वी में बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह हैं ये बहादुर शाह जफर। लगभग संपूर्ण भारत इन्हीं के शासन के अंतर्गत आता था और दिल्ली के लाल किले पर इनका निवास था। जहाँ पर आज दिल्ली का लाल किला है, उसी लाल किले में बहादुर शाह जफर का निवास स्थान था। वहीं से सारा शासन चलाते थे और ये काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे। तो डलहौजी ने 1849 में ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1856 में गवर्नर जनरल थे कैनिंग, इन्होंने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। बहुत सारे राज्यों का तो इन्होंने
ऐसे ही अधिग्रहण कर लिया था कि उनके यदि कोई वारिस नहीं है तो किसी को राजा नहीं बना सकते। यहाँ तक कि गोद लिए गए पुत्र को भी राजा नहीं बना सकते। और जो इस तरह से बचे थे जैसे अवध और दिल्ली, उन पर भी कोई ना कोई आरोप लगा करके, ऐसे ऐसे ऐलान कर करके उन पर भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलने के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। उस समय इतना ज़्यादा कर और लगान वसूल किया जाता था कि आम जन लोग महाजनों से कर्जा ले लिया करते थे कर और लगान चुकाने के लिए, और वो कर्जा चुका नहीं पाते थे आम जनमानस। तो इसके कारण उनकी पुश्तैनी जमीन भी उनके हाथ से निकल जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, और कंपनी के जो सिपाही भारतीय सिपाही काम करते थे उनमें भी असंतोष था। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे? उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार करना उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सारे भारतीय सैनिक जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में सेवारत थे, तो उन लोगों का ये मानना था कि अगर वो समुद्र पार जाएंगे, समुद्र यात्रा करेंगे, तो उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण से भी उनमें धार्मिक असंतोष था, और वेतन और सेवा शर्तों से तो संतोष था ही। जब 1824 ईस्वी में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने अर्थात भारतीय सैनिकों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। 1824 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, और भारतीय सैनिकों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से, उन्हें अर्थात भारतीय सैनिकों को जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें अर्थात भारतीय सैनिकों को सख्त सजा दी गई। ये जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों का हुक्म नहीं माने थे, हुक्म न मानने के कारण इनको सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून के में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। जो सिपाही थे वो ज़्यादातर गांवों से ही आए थे, इसलिए वो गांवों के सिपाही, भारतीय सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि गांवों की दशा बहुत दयनीय थी, और बहुत सारे भारतीय सैनिक खुद किसान थे, वे अपने परिवार को गांव में ही छोड़कर आए थे, जिससे किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया था। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा उस समय प्रचलित था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता है। सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह यानी जिसका पति मर गया हो, ऐसी विधवा पत्नी को पुनर्विवाह
करने का बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में जमकर प्रोत्साहन दिया गया और पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा में जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1830 ईस्वी में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने के लिए और यहाँ जमीन व संपत्ति जुटाने के लिए छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की जमीन अर्थात पुश्तैनी जमीन की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। 1850 में कंपनी ने नया नियम बनाया था कि ईसाई धर्म को यदि कोई भारतीय अपनाता है तो उसकी पुश्तैनी जमीन पर पहले जैसा ही उसका अधिकार बना रहेगा और इससे बहुत सारे भारतीय सैनिकों को, भारतीय लोगों को यह यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम लोग अध्याय 6 यानी कि अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। ये सिपाही उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही अफवाहें फैला रहे हैं, जिसको चित्र में दिखाया गया है। जनता की नज़र से, जनता अंग्रेजों को किस नज़र से देखती थी? उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए हम लोग स्रोत 1 और 2 पढ़ेंगे। स्रोत 1 में 84 नियमों की सूची दिया गया है। यहाँ पे स्रोत 1 दिया गया है और ये लिया गया है स्रोत विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास से। विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है माझा प्रवास, उसके पृष्ठ संख्या 23 से 24 का यहाँ पे लिया गया है स्रोत 1। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण, महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे, एक ब्राह्मण रहते थे महाराष्ट्र के गांव में जिनका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। माझा प्रवास अगर पूछ ले किसकी लिखी हुई पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो विष्णु भट्ट गोडसे हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ब्राह्मण जाति के थे। विष्णु भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किया जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने अर्थात अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उसका अर्थात किसका 84 नियमों की सूची का ऐलान कर दिया है अंग्रेजों ने सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में। उन्होंने अर्थात सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अर्थात राजा और राजकुमारों ने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी।
ऐसा खुसरो भट्ट को रास्ते में मिले सिपाहियों ने बताया। स्रोत 2 हम लोग देखते हैं। स्रोत 2 लिया गया है। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, ये स्रोत 2 है। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सूबेदार सीताराम पांडे, इन्होंने एक संस्मरण लिखा था, उसी का यहाँ पे अंश दिया गया है। तो सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। सीताराम पांडे को 1812 ईस्वी में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर, अर्थात सिपाही के पद पर इन्हें सेना में भर्ती किया गया था और उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1812 से लेकर के 48 साल तक इन्होंने 1860 ईस्वी तक शासन किया, सेना में काम किया। 1860 में सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही 1860 में ये सेवानिवृत्त हुए। 1812 में इन्होंने ज्वाइन किया था सेना को और बीच में ही 1860 से पहले ही 1857 में विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह को भी दबाने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की मदद किया था। हालांकि इनका बेटा भी, सीताराम पांडे का बेटा भी विद्रोहियों में शामिल था और उन्होंने उसे सीताराम की, अर्थात सीताराम के बेटे को अंग्रेजों ने सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। सीताराम पांडे का बेटा भी 1857 के विद्रोह में शामिल था और अंग्रेजों ने सीताराम के बेटे को सीताराम के आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट, इनके कमान अफसर थे नारगेट, तो इन्होंने इनके सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था सीताराम पांडे को। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्राम सिपाही टू सूबेदार, अर्थात सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अब सीताराम पांडे ये लिखते हैं अपने संस्करण में कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। अवध पर जो कब्जा हुआ था 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध पर जो कब्जा किया था, जिस प्रकार से अवध के नवाब को हटाया था, ऐसा इनका मानना था कि इसके कारण सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। वे अर्थात कौन? भारतीय सिपाही सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदे जो थे, वो भारत की सेनाओं में सेना का नब्ज जानने के लिए चले गए थे। पूरे भारत की सेनाओं के पास इनको, अवध के नवाब और बादशाह के नुमाइंदों को भेजा गया था सेना की नब्ज को जानने के लिए और उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने कौन? जो नुमाइंदे गए थे अवध के नवाब के और बादशाह के, दिल्ली बादशाह के, वे लोग सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दे दिए। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है।
यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसर पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। मेरठ में का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि मेरठ में विद्रोही सिपाही कौन थे? तो भारतीय सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह किया था, इन्हीं को कहा जा रहा है विद्रोही सिपाही। मेरठ में विद्रोही सिपाही अंग्रेज अफसरों पर हमला करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है और उनके घरों में अर्थात अंग्रेज सिपाहियों के घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के लिए कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था और इसी समय ये चल ही रहा था कि इसी समय संयोगवश सरकार ने हर एक रेजिमेंट यानी प्रत्येक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था और इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। नई राइफल आई थी उस समय, उसका प्रशिक्षण के लिए हर छावनी में भेजा गया था और अचानक कहीं से खबर फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग यानी कि ये जो लिखते हैं सीताराम पांडे, इन्होंने कहा कि हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। अवध पर जो कब्जा किया था जिस तरीके से, उससे सिपाहियों में पहले ही आक्रोश था और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी, ऐसा सीताराम पांडे ने लिखा है। और सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार इनका संस्मरण है। इसके पृष्ठ संख्या 162 से 63 का ये अंश लिया गया है। यहाँ पे सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसी को सैनिक विद्रोह कहा गया है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जो प्रारंभ में था वो धीरे धीरे जन विद्रोह बन गया और कैसे बन गया इसको हम लोग आगे देखते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। यानी कि भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजों के 100 साल के शासन के बाद एक भारी विद्रोह से उस समय 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मई 1857 से विद्रोह शुरू हुआ था और यह शुरू हुआ था मेरठ छावनी से, मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ
दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। एक तस्वीर यहाँ पे दिखाया गया है 1857 के विद्रोह का। कैवेलरी लाइनों में युद्ध, कैवेलरी लाइन है ये, यहाँ पे वहाँ पे युद्ध हो रहा है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे थे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर हमला बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा, यहाँ पे जो दिखाया गया है। मेरठ से दिल्ली तक साथियों, यह वीडियो यहीं तक। इसके बाद मिलेंगे हम लोग इसका पार्ट 2 में। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं तक, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। मिलते हैं साथियों पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।